प्राचीन काल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत में मौर्य राजवंश एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हुए, जिसमें ग्रीक, शक, कुषाण आदि थे। इन्होंने लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी तक राज किया तथा भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्य तलकार के उपरांत सौराष्ट्र और मालवा में शक राजवंश राज कर रहे थे। इनके अलावा 3री शताब्दी ईस्वी में मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में सातवाहन की जगह वाकाटक और पूर्व भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था। गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी ईस्वी में रखी थी। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आज का बिहार और उत्तर प्रदेश था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रमुख थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह संबंध द्वारा वैशाली के लिच्छवी वंश के साथ गुप्त को एकजुट किया। बाद में उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल साम्राज्य विस्तार की तुलना में सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में गुप्त राजवंश का अंत हुआ। गुप्त राजवंश का उदय। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में इसे अधिराज कहकर संबोधित किया जाता था। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री सिंह ने 671 से 695 ईस्वी के बीच किया। घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। उसने 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासन किया। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास ही था। उसने कोई भी साम्राज्य विस्तार नहीं किया। वो काम उसके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में घटोत्कच की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। उस वक्त पाटलिपुत्र के उत्तर में वैशाली राज्य में लिच्छवी वंश की शक्ति थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया तथा लिच्छवी की सहायता से मगध जीत लिया और बाद में प्रयाग और अयोध्या तक अपने राज्य का विस्तार करा दिया। उसने राज्याभिषेक के समय खुद को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने सिक्के भी चलाए थे, जिस पर अपना खुद का और कुमार देवी का चित्र अंकित था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध प्रस्तावित कर उनकी सहायता से अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। सम्राट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। उसका कार्यकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार कच्छ नाम के सिक्के मिलते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र कच्छ गद्दी पर बैठा होगा, फिर बाद में समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा होगा। तो कुछ इतिहासकार के अनुसार कच्छ समुद्रगुप्त का ही नाम था, तो कुछ कहते हैं कि कच्छ समुद्रगुप्त का भाई था। उसने जब विद्रोह किया तो समुद्रगुप्त ने विद्रोह को दबा दिया और खुद गद्दी पर बैठा। लेकिन चाहे जो भी हो, भारत के इतिहास में महानतम राजाओं में उनका नाम लिया जाता है। उनका शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष का काल माना जाता है।
दक्षिण भारत में नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच वाकाटक एक शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनके साथ युद्ध करने की जगह मित्रता का हाथ मिलाया, क्योंकि वाकाटक एक शक्तिशाली राजवंश था। अगर उससे युद्ध होता तो खूनी विनाश हो सकता था, या फिर राज्य के ज़्यादा विस्तार से साम्राज्य में अस्थिरता आ सकती थी। यही बात समुद्रगुप्त ने भी सोची होगी और मित्रता का हाथ बढ़ाया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन मतलब फ्रांस का राजा, जिसने 1769 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था। रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना, इनमें विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा रामगुप्त था। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल और कायर था। वो शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुवसामिनी को शक राजा को भेंट दे दिया। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही स्वाभिमानी था। वह ध्रुवसामिनी के वश में शक राजा के पास जाकर उसकी हत्या कर दी। तत्पश्चात अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुवसामिनी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य। 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। जब वह राजा बना तो उसको एक बलशाली राज्य का वारसा मिला था, लेकिन उस वक्त गुजरात और मालवा में शकों के रूप में विदेशी शक्ति थी। वह गुप्तों को बहुत ही परेशान करते थे, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन विदेशी शकों का अंत करने की ठान ली। लेकिन उस वक्त भारत में शकों के अलावा मध्य भारत में नाग शक्ति और दक्षिण में वाकाटक जैसे बलशाली राज्य थे। इनका समर्थन पाना चंद्रगुप्त के लिए जरूरी था, इसलिए उसने नाग शक्ति की राजकन्या कुबेर नागा से विवाह कर नाग शक्ति का समर्थन हासिल किया और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कराकर वाकाटकों का समर्थन हासिल किया। इन दोनों का समर्थन हासिल कर इनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया और शक राजा क्षत्रप रुद्रसिंह को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और शक राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। शकों को पराजित करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद उसने चंद्रगुप्त की उपाधि धारण की, तभी से उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 415 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक यानी कि 40 साल तक शासन किया। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवसामिनी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। यह वैशाली का राज्यपाल था। कुमारगुप्त का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति के पराकाष्ठा का काल था। इसने अपने साम्राज्य को अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा। कुमारगुप्त ने अपने साम्राज्य की पूरी तरह से रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। नालंदा को दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। यहाँ दूर दूर के विदेश से भी लोग पढ़ने को आया करते थे। नालंदा संस्कृत शब्द नालम और दा इन 2 शब्दों से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालम दा यानी कि कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली। स्कंदगुप्त। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद
455 ईस्वी में उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूप से सुखी समृद्धि थी। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिससे अपनी प्रजा की निरंतर चिंता बनी रहती थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई। इसके बाद गुप्त साम्राज्य 100 वर्षों तक ही बना रहा। यह धीरे धीरे कमजोर होता गया। स्कंदगुप्त के बाद उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त गद्दी पर बैठा। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और विष्णुगुप्त थे।